हेलो क्लास, कैसे हो आप लोग। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। आपका टाइप्स ऑफ वायरिंग, वायरिंग के कितने टाइप्स हैं और कैसे कैसे आप वायरिंग करते हो, ठीक है। और वायरिंग में क्या था, इंटरनल वायरिंग के बारे में अगर बात करोगे तो इंटरनल वायरिंग में हमने कुछ देखे थे, क्लैंप वायर और आपका आपका कंड्यूट आपका पाइप देखा था, और क्या कंड्यूट पाइप और कुछ इस तरीके की चीज़ें की थी। जैसे कंड्यूट वायरिंग जो है सबसे ज़्यादा फेमस है, तो उसकी क्या करते हैं, उसकी हमने अलग से एसेसरीज भी पढ़ ली थी, ठीक है। तो अब जो शुरू करने वाले हैं हम, देखो ये लिखा हुआ है डिज़ाइन ऑफ इंडोर लाइटनिंग स्कीम। मतलब कि इंडोर का मतलब क्या होगा, अंदर की साइड कि जो रूम है या बड़ा हॉल है या इस तरह की चीज़ें जहाँ पे इंटरनल वायरिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे क्या करते हैं हम, कुछ लाइटनिंग स्कीम है। लाइटनिंग का मतलब जो लाइट लगाते हैं ना हम लोग प्रकाश के लिए, उसकी क्या है, कुछ स्कीम है। स्कीम कैसे है, जैसे कि आपको कुछ अभी तो यहाँ पे आइडिया दिया जाएगा कि क्या है और किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे हम लोग कि एक हॉल के अंदर या एक रूम के अंदर कितनी स्टैंडर्ड एक बनाया गया है कि इतने एल्यूमिनेश का प्रकाश या लाइट आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद ताकि आप उसे देख सको चीज़ों को, कि किसी भी, जैसे कि आपको पढ़ने के लिए कितनी लुमिनस की प्रकाश की ज़रूरत है, या फिर आप जैसे फुटबॉल खेल रहे हो तो उस ग्राउंड में कितना होना चाहिए, या फिर आप इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसमें कितना प्रकाश से आप काम चल जाएगा। बैडमिंटन कोर्ट है तो उसमें कितना प्रकाश चाहिए आपको, इस तरीके की चीज़ें। फिर होगा आपका हॉल, मैरिज हॉल हो गया, या फिर ऐसे ही आप कह लो दोबारा से स्टेडियम हो गए, तो वहाँ पर हवा की कितनी रिक्वायरमेंट है, और फिर एक फ़ैन कितनी हवा दे रहा है, वो भी किस साइज का कितनी हवा दे रहा है, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो शुरू करेंगे, अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना स्कीम है ना। तो क्या क्या इसमें होना चाहिए, इसमें होना चाहिए आपका नंबर 1 पर डाल दो, एक समान प्रदीपन प्रदीपन को कैसे बोलते हैं, इल्यूमिनेशन। तो एक समान क्या होता है, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, ठीक है। एक समान इल्यूमिनेशन। देखो आपका ये बॉडी है, देखो इस बॉडी के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, दो जगह से लाइट आ रही है, एक इस साइड से लाइट आ रही है, एक इस साइड से। इससे क्या होगा, इस साइड वाली परछाई नहीं बनेगी, इस साइड वाली परछाई नहीं बनेगी। अगर मैं एक ही साइड दोनों ट्यूबलाइट एक साइड लगा दूँ, उससे क्या होगा, आपका जो प्रकाश है वो एक साइड होगा, एक साइड नहीं होगा, तो इधर से दिखने में दिक्कत होगी, इधर से आराम से दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रकाश को फैला देना है पूरे रूम में या पूरे हॉल में, जिससे कि हर जगह की चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। ऐसा ना हो कि एक जगह बहुत ज़्यादा प्रकाश और एक जगह बिल्कुल प्रकाश नहीं है। तो अगर आपके पास हर जगह इक्वल अमाउंट में प्रकाश होगा, इक्वल अमाउंट में इल्यूमिनेशन होगा, तो उसे आप क्या कहोगे, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। बस यही चीज़ है। तो आप ज़्यादातर क्या कोशिश करते हो, आप रेलवे स्टेशन पर देखोगे आपके पास कुछ डिस्टेंस के बाद क्या है, ये ट्यूबलाइट वगैरह लगी रहती है। वो क्यों लगी रहती है, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, वो एक जगह नहीं सारी लगाते हैं, और कोई भी नहीं लगाएगा, क्यों लगाएगा कोई, ठीक है। तो ये स्कीम में ये होना चाहिए कि भाई यूनिफॉर्म हो। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है, मतलब लॉजिक तो है लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भाई आप इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करो। ये नॉर्मल है, आप इसे समझ सकते हो कि भाई यूनिफॉर्म होना चाहिए। कारण मैंने बता दिया भाई, एक जगह दिखेगा नहीं, फिर क्या फ़ायदा होगा। आपने जो अमाउंट खर्च की है, जो आपने, क्योंकि इसमें हम कॉस्ट भी पढ़ेंगे, आप जो इतना कॉस्ट लगा रहे हो वो क्यों लगा रहे हो, ताकि आपको सारी चीज़ें कैसे हो, अच्छे से विजिबल हो। क्या समस्या है, ठीक है। इसके बाद है रंग, कलर। नंबर 2 पर आते हैं, रंग, कलर। कलर में क्या दिक्कत है, ये लाइट के कलर की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे बात करें दीवार के कलर की।
सपोज करो आपके पास एक ब्लैक रूम है, बिल्कुल ब्लैक रूम, आप उसमें 10 ट्यूबलाइट लगा लो और उसी रूम को वाइट कलर कर दो और उसके बाद उसमें सिर्फ एक ट्यूबलाइट लगाओ और प्रकाश की इल्यूमिनेशन देखो किस में ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कलर का क्या इफेक्ट है। तो आप देखोगे जो ऐसा कलर हो जो क्या करता है, प्रकाश को एब्जॉर्ब करता हो, तो वो क्या करेगा, उसमें प्रकाश की रिक्वायरमेंट क्या होगी, इल्यूमिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर आप देखोगे जो लाइट कलर है, जो दीवार के ऊपर होते हैं लाइट कलर होते हैं, उनमें क्या है कि जैसे ही आपके पास प्रकाश उनसे टकराएगा तो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो रिफ्लेक्ट करने से क्या होगा, आपका वो ज़्यादा मतलब वो कम प्रकाश भी आपको ज़्यादा महसूस होगा। तो उस कमरे में क्या होगा, प्रकाश की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कलर भी ध्यान रखते हैं कि दीवार पे कौन सा कलर करना है जिससे हमें इल्यूमिनेशन क्या हो, अच्छे से अच्छी मिल जाए। आपने देखा भी होगा सिटी के अंदर ज़्यादातर जो कलर है वो लाइट कलर यूज़ करते हैं और अच्छे वाले कलर यूज़ करते हैं ताकि रिफ्लेक्शन का ध्यान रखा जाए, ठीक है। शोरूम वगैरह में आप जाते होंगे, उसमें देखा होगा आपने, ठीक है। टाइप्स ऑफ लाइटनिंग स्कीम, यार बड़ी गर्मी हो रखी है यहाँ पर। नंबर 2 है, नंबर 3 है प्रदीपन व्यवस्था का प्रारूप। प्रदीपन व्यवस्था का प्रारूप इसमें कह सकते हो टाइप्स ऑफ लाइटनिंग स्कीम। अब ये 2 तरीके हैं, या तो आप क्या रखोगे लाइटनिंग स्कीम को, या तो आप रखोगे प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष होते हैं डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष, या फिर क्या कहोगे अर्ध अप्रत्यक्ष या अर्ध प्रत्यक्ष, मतलब कि ठीक ठाक है दोनों के बीच की बात है, मॉडरेट कह सकते हो आप। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में कह सकते हो मॉडरेट, अर्ध प्रत्यक्ष। क्या चक्कर क्या है ये, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और अर्ध प्रत्यक्ष के चक्कर क्या है। देखो आपके पास कुछ लाइट ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपको क्या करती हैं, लाइट देने का काम करती है, और कुछ लाइट ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, उनका मेन उद्देश्य लाइट देना नहीं है, बस वो देखने में सुंदर लगनी चाहिए, डिज़ाइन के लिए, या फिर कह लो आप खूबसूरती के लिए, डेकोरेशन के लिए। तो जो लाइट आपकी क्या होगी, डेकोरेशन के लिए होगी, उसे कहोगे अप्रत्यक्ष। उसका आपका इससे कोई ज़्यादा खास मतलब है नहीं, वो लाइटनिंग दे रही है ना, बस वो खुद को ग्लो करके सुंदर लग रही है और कुछ नहीं है। तो उसमें हम ध्यान नहीं देंगे कि वो कितनी है क्या है, वो तो हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे कौन सा डिज़ाइन बना रहे हो और कैसा वो बनेगा, ठीक है। लेकिन जो प्रत्यक्ष है उसमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखी जाएंगी। अर्ध प्रत्यक्ष का मतलब है कि डिज़ाइन भी हो और प्रकाश भी दे दे, क्या हो, फैंसी भी हो, डिज़ाइन भी हो, और क्या करे, प्रकाश भी दे दे, उस तरीके की चीज़, ठीक है। तो ये है नंबर 5 पे है, तो सॉरी 4 पे है। मैं इसके अंदर इंक डाल दूँ, फिर करते हैं, मैं इंक डाल दूँ। देखो हो गया क्या, सॉरी 4th नंबर है आपका, तो स्थान ऊंचाई का अनुपात, हाइट स्पेस रेशो। स्थान ऊंचाई का अनुपात, हाइट स्पेस रेशो। हाइट स्पेस रेशो, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको क्या करना है,
इसमें डाल देते हैं एक लाइन। इसमें लिख लो प्रकाश लिखा हुआ है, इसमें लिख लो लाइट सोर्स। लाइट सोर्स की हाइट 2 मीटर से 3 मीटर तक, 3 मीटर के बीच, 3 मीटर के बीच रखते हैं। ठीक है, 3 मीटर के बीच रखते हैं, 2 से 3 मीटर के बीच रखते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा कोई, जैसे कि अगर आपको बहुत ही छोटा एरिया है, छोटा एरिया का मतलब है, जैसे कि इसे समझते हैं बात को, जैसे कि आपकी हाइट है सोर्स की, वो क्या है कि आप कुछ ना कुछ हाइट पे दोगे। अगर आपका जैसे कि बड़े बड़े होल होते हैं तो उनमें जो हाइट होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए कि 1 रेशो या 2 रेशो से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। मतलब कि आप उसके 2 हिस्से कर लो, या तो उसे आप मिड में लगाओगे, या अगर आपको लग रहा है कि वो इतना बड़ा नहीं हो पा रहा है, इतना बड़े का मतलब है कि जैसे कि एक होल है, इसकी हाइट है, तो इसकी हाइट के 3 हिस्से कर लो। देखो 1, 2 और 3, ये तीनों लगभग इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लाइट लगाओगे तो 2 हिस्से नीचे रह जाते हैं और 1 हिस्सा ऊपर रह जाएगा, तो इसे कहोगे आप मतलब अनुपात 1:2 या 2:1। ठीक है, मतलब जो भी आप रखोगे, तो ये वाली हाइट इससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप ऐसा करते हो, जैसे कि आपको सपोज ऐसा लगता है कि नहीं ये वाली हाइट बहुत ज़्यादा हो रखी है, क्योंकि ये जो पूरी हाइट है, तो आप लगभग से यहाँ तक लेकर आ जाओगे मिड में। ठीक है, यहाँ तक, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए, ताकि आपका रोशनी वहाँ तक ना पहुँच पाए फर्श तक। ठीक है, या जहाँ पर आप चाहते हो, और इतनी कम भी ना हो कि वो परछाई बनना शुरू हो जाए, और वो इतनी अच्छी भी ना लगे। ठीक है, तो आप इसकी हाइट को इतना लेके जाओगे कि जिससे वो सुटेबल हो उस रूम के लिए। ठीक है, ये वाली चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं अपना उपयोगिता गुणांक, यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर, बस मुझे अगर एक बार कपड़ा मिल जाए। नेक्स्ट चलते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर 6 आपका, सॉरी 5 होगा ना, 5। यूटिलाइजेशन फैक्टर, उपयोगिता गुणांक। उपयोगिता गुणांक, यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर। देखो ये एक तरीका क्या है आपका गुणांक है, तो ये एक तरीके का क्या है आपका, ये यहाँ पे इन्होंने अनुपात की तरह डिफाइन किया हुआ है, रेशो की तरह। ठीक है, तो रेशो में क्या है कि सबसे पहले जो आपका लाइट सोर्स से आ रहा है वो, ठीक है, सॉरी अगर सोर्स आएगा तो फिर वो एक से ज़्यादा हो जाएगी ना वैल्यू, ये होगा कार्यक्षेत्र परिमाण बिल्कुल। कि देखो सपोज करो मेरे क्या है, लाइट है, ये लाइट कैसी बनेगी मेरी, ये मैंने लाइट लगाई हुई है अभी, ये कह लो कि एक बल्ब लगाया हुआ है। ठीक है,
ये मेरा एलईडी बल्ब है। मेरी ड्राइंग अच्छी है तो मैं ऐसा बना देता हूँ कि ये ऐसा लगा हुआ है दीवार के ऊपर, ठीक है। यहाँ से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश किसी के मतलब पिता, माता का नाम कैसे हो सकता है यार, मतलब किसी के पिता का या किसी चाचा का नाम तो नहीं है, मतलब तो क्या फर्क पड़ता है। ये दीवार है, ये आप लाइट लगी हुई है, और ये आपका क्या है, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ऐसे आपका चलता रहेगा, हर जगह चलेगा, ठीक है। यहाँ भी और ऊपर की साइड भी कुछ चीज़ें ऊपर से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये जो प्रकाश है ये यहाँ से निकल रहा है, जब ये निकलेगा, ये जितनी भी अमाउंट में निकलेगा उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, आपका जैसे ऊपर वाली दीवार है उस पर आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसके ऊपर प्रकाश पड़े या ना पड़े, ठीक है। तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा क्या होगा, ख़राब हो जाएगी, तो वो आपको कम मिलेगी, ठीक है। तो जो आपको कम मिल रही है इसका मतलब उसका रेशो कैसा रहने वाला है, 1 मतलब 1 से कम रहने वाला है, ठीक है। तो आप इसे कहोगे कि जो आपका फर्श के ऊपर पड़ रही है वो बटे, ये कह लो भाग, जो इससे उत्पन्न हो रही है वो, उसके रेशो को कहते हो हम यूटिलाइजेशन फैक्टर। यही कारण है आप जब शोरूम वगैरह में या आप फैक्ट्री वगैरह में देखते हो, क्योंकि वहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तो वहाँ पे ऐसे दीवार पे आपको बहुत कम रेयर ऑफ एयर केस है जो इन पे ये मिल जाएंगे, नहीं तो वहाँ पे कैसे मिलते हैं, ऐसे हैंग किए हुए मिलती हैं ट्यूबलाइट, ताकि वो पूरा का पूरा इल्यूमिनेशन कहाँ हो, नीचे की साइड हो, उस फर्श के ऊपर गिरे, वहाँ की जगह पे जाए, ठीक है। तो वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, और वो ऊपर क्या लगा देते हैं, आपका मिरर लगा देते हैं, ठीक है। मिरर लगा देते हैं जिससे वो क्या होगा, पूरा का पूरा प्रकाश नीचे की साइड जाए, उसका रिफ्लेक्शन हो, बहुत अच्छा वाला रिफ्लेक्शन हो, कुछ भी प्रकाश उसको ऊपर ना बच जाए, ये इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ मैं तुम्हें यूटिलाइजेशन फैक्टर की। कार्यतल, कार्यतल क्या हो गया, जहाँ पे कार्य कर रहे हैं वो तल, सरफेस, वो जगह, वो जैसा कि ये फैक्ट्री हुई तो फिर क्या किया गया, यहाँ पे कार्य हो रहा है तो इसे बोलते हैं कार्यतल, ठीक है। कार्यतल पर पढ़ने वाली ज्योति, अब ये ज्योति भी किसी का नाम हो सकता है, ज्योति, लुमिनस, लुमिनस तथा प्रकाश स्रोत, तथा प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत द्वारा कुल ज्योति के अनुपात, को यूटिलाइजेशन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। यूटिलाइजेशन फैक्टर कहते हैं, ये चीज़ें थी इसमें, ठीक है। इसके बाद आपका हास गुणांक या डिप्रेशन फैक्टर, ये वाला नोट कर लो, हास गुणांक या डिप्रेशन फैक्टर, हास गुणांक या डिप्रेशन फैक्टर। नंबर 6 के ऊपर है हास गुणांक या डिप्रेशन फैक्टर।
डिफ्यूजन फैक्टर क्या है ये? देखो सबसे पहले समझते हैं, इसका दूसरा नाम है अनुरक्षण। अनुरक्षण, एक सेकेंड, अनुरक्षण, अनुरक्षण गुणांक। अब अनुरक्षण गुणांक से पता चलता है कि इसका अनुरक्षण होना चाहिए। अनुरक्षण मतलब कि जो चीज़ें टाइम टाइम के साथ क्या हो जाती है, खराब हो जाती हैं, वो खराब ना होकर से क्या करे, या तो रिपेयर करे या फिर क्या उसका ध्यान रखा जाए कि वो खराब होने से बच सके। ठीक है, खराब होने से बच सके। कैसे करोगे? देखो, आपने देखा होगा टाइम टाइम पे क्या होती है, जैसे दीवारें हैं, अभी आपने नया कलर कराया तो चमक बढ़िया है, तो प्रकाश की जरूरत भी वहाँ पर कम है, और अगर आप जितना भी दे रहे हो उससे आपके क्या है, प्रदीपन अच्छा हो रहा है, लाइटनिंग अच्छी हो रही है। ठीक है, जैसे समय समय के साथ क्या होगा, आपका दीवारें खराब होनी शुरू होंगी तो वहाँ पे लाइटनिंग भी क्या होगी, आपकी प्रदीपन भी क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा, या फिर कमज़ोर मतलब कि कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस फैक्टर को क्या बोलोगे आप? अनुरक्षण फैक्टर बोलोगे। देखो ऐसे कह सकते हो, हाश गुणांक ऐसे लिख लो, यहाँ पे लिख सकते हैं। हाश गुणांक ये होगा आपका वास्तविक प्राप्त प्रदीपन बटे पूर्णतः स्वच्छ दशा में, पूर्णतः स्वच्छ दशा में, पूर्णतः स्वच्छ दशा में प्रदीपन। इसका क्या मतलब है, देखो समझते हैं। देखो इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, 1 से कम। क्यों? वास्तविक प्रदीपन आपको हमेशा, जैसे कि आप सपोज करो पूर्णतः दशा में और वास्तविक, मतलब आपने अभी अभी कलर कराया और अभी आपने क्या किया, उसका प्रदीपन किया, तो वास्तविक प्रदीपन क्या आएगा आपका, स्वच्छता प्रदीपन के इक्वल आएगा लगभग। तो सब 1 के इक्वल कह सकते हैं। फिर क्या होगा, 1 से कम होगा। हास गुणांक क्या होगा, 1 से कम मिलेगा आपको। हास गुणांक की वैल्यू क्या होती है, 1 से हमेशा कम होगी। और अगर जनरली आप देखा जाए, सामान्य तौर पे, सामान्य तौर पर हास गुणांक ये होगा आपका 0.8। ठीक है, 0.8 से कम नहीं होना चाहिए, से कम नहीं होना चाहिए। तो अभी जो आपका दीवारें अगर ये गंदी हो जाती हैं तो इनसे क्या होगा, फिर वो चमक नहीं रह पाती। चमक ना रहने की वजह से क्या होगा आपका, ये चमक ना रहने की वजह से क्या होगा, प्रकाश का प्रतिबिंब कम हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ है। ये आपके जितने फैक्टर थे हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपना, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करनी है कि किस जगह पर कितना आपका क्या चाहिए, क्या कहते हैं उसे, प्रदीपन पर प्रदीपन स्तर की एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है कि स्टैंडर्ड में क्या है कि कितना प्रदीपन उस जगह पर होना चाहिए। इसके लिए एक स्टैंडर्ड है, तो वो शुरू करते हैं अपना। ठीक है,
जितना आपके इल्यूमिनेशन होना ही होना चाहिए। तो मैं ये ख़त्म कर देता हूँ यार, बड़ी गर्मी हो रखी है।